हेलो एंड वेलकम बैक टू और सेकंड पार्ट ऑफ सेल सीरीज जंक्शन। और आज सेकंड पार्ट में हम देखने जा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। लास्ट क्लास में जो है हम डिटेल में देखे थे सेल सेल जंक्शन के बारे में, और इससे पहले कि हम सेल मैट्रिक्स जंक्शन के बारे में पढ़े, हमको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिक से ही शुरू करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसको हम डिटेल में नहीं अब बात करेंगे, ऑलरेडी हम क्लास में बता चुके हैं। और हमने लास्ट क्लास में ये कहा था कि सेल्स जो है वो मिलके क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक ही रखते हैं, सेल्स जो है वो कंबाइन करके क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे हमको एक अगर वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा बिल्डिंग मटेरियल क्या है, ब्रिक्स रहेंगी हमारा बिल्डिंग मटेरियल। अगर हम ब्रिक्स को जो है वो सीधा पाइल अप करते जाएंगे तो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉल जो है वो नहीं बन सकती। रीजन बीइंग एक ब्रिक दूसरी ब्रिक के साथ क्या है, कांटेक्ट में तो है, लेकिन बीच में जो है कोई भी फिक्सेटिव मटेरियल वहां पे प्रेजेंट नहीं है जो उसको फिक्स कर सके। तो जब हम एक्चुअल वॉल की कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, बीच में सीमेंट जो है वो डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी वॉल क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। वैसे ही बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, सेल्स जब कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो टिश्यू सिर्फ सेल्स का ही नहीं बना हुआ होता है, बल्कि वहां पे क्या रहते हैं, हमारे पास एक और मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। अब लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा सा बात करी थी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में, और वहां पे भी हमने यही कहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी पॉलीसेक्राइड्स का बना हुआ होता है। सो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, पॉलीसेक्राइड जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स मिलके जो है वो ईसीएम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ईसीएम आया कहां से, अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था, एपिडर्मिस की बात हमने करी थी, जिसमें हमने कहा था एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहां पे प्रेजेंट है, जिसको हमने बेसल लैमेला जो है वो हमने वहां पे कहा था। और फिर हमने ये भी कहा था कि ये एपिथेलियल सेल्स के बेस पे प्रेजेंट होता है। देन हमने कनेक्टिव टिश्यू की भी बात करी थी, और हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे क्या रहता है, ईसीएम जो है वो प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये ईसीएम आया कहाँ से, जो सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है या एज बेस पे एज बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो इसका आंसर ये है कि सेल्स खुद से ही इसको बनाते हैं ईसीएम को, और बाहर जो है फिर सेल के एक्सटीरियर में जो है उसको सिक्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स हैं तो सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगी, पॉलीसेक्राइड्स है तो अंदर सिंथेसाइज होंगे, और बाद में जो एक्सोसाइटोसिस से वो क्या आ जाता है, सेल के बाहर आ जाता है। सब कुछ आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर सेल प्रोटीन्स को की फॉर्मेशन कर रहा है, पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब थ्रू आउट दी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका ईसीएम जो है वो सेम होना चाहिए, कॉम्पोजिशन जो है वो सेम होना चाहिए, फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो ईसीएम में प्रेजेंट है, जैसे कैल्सीफाइड हो जाता है। यही ईसीएम जो है वो कैल्सीफाइड है बोन्स में और टीथ में, ट्रांसपेरेंट है कॉर्निया के केस में, रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है टेंडन्स में। और जब हम जेली फिश की बात कर लेते हैं सिलेंट्रेट्स में, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो उसका प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है, वो भी उसके ईसीएम की वजह से है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से है। या हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, बीटल्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, उनका कैरापेस जो हार्ड है, दैट कैरापेस उसकी हार्डनिंग जो है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ईसीएम। सो इसका मतलब ईसीएम सेल ने ही सिक्रीट किया, लेकिन उसका हम ये कह सकते हैं कि उसका फंक्शन कैसा है, वो दिखने में कैसा होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो वेरी कर लेता है। अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईसीएम जो होता है दैट वेरीज। और वेरी क्यों करेगा वो भी हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा भी मैं आपको ये बता दूं, वेरी इसीलिए करेगा क्योंकि कंपोनेंट्स जो होंगे ईसीएम के वो वेरी करेंगे, उसमें अलग अलग मॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट रहेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ईसीएम का कॉम्पोजिशन जो है, ईसीएम का स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, रोल जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस ईसीएम के रोल की। ईसीएम क्या क्या काम करता है, हमारी लास्ट क्लास के बेसिस पे इतना तो हमको क्लियर हो गया है। ईसीएम क्या कर लेता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है, एक नेटवर्क प्रोवाइड कर लेता है। जैसे हमने क्या कहा कि अगर हम दीवार जो है उसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ ब्रिक्स से करेंगे और बीच में कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल नहीं डालेंगे, तो वॉल क्या रहेगा, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी धक्का लगेगा, थोड़ा सा भी फोर्स लगेगी तो दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो सेल्स के साथ में भी सेम वही होगा, लेकिन हमारे पास वी हैव ईसीएम प्रेजेंट ओवर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फिजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर लेता है। ये पहला रोल आ गया। दूसरा रोल ये है कि बिहेवियर ऑफ सेल को रेगुलेट कर लेता है। बिहेवियर ऑफ सेल को कैसे रेगुलेट कर लेता है, उसका सर्वाइवल, डेवलपमेंट, माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन, शेप,
और बाकी सारे फंक्शन जो है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये सब कौन रेगुलेट कर लेता है, ईसीएम रेगुलेट कर लेता है। अगेन फिर से थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ओरिजिन कहाँ से है ईसीएम का, हमने ये कहा कि सेल जो है वो खुद से ही ईसीएम को प्रोड्यूस कर लेता है, और ना सिर्फ प्रोड्यूस कर लेता है, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। सो ये दोनों काम कौन कर लेता है, सेल जो है वो खुद ही कर लेता है। जैसे हमने आपको अभी कहा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, लास्ट क्लास में भी हम बोले थे कि एक सेल दूसरे सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, बीच में ईसीएम जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये ईसीएम आया कहाँ से, जैसे यहाँ पे हमने फाइब्रोब्लास्ट कहे, तो फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो ईसीएम का सिक्रीशन यहाँ पे करेंगे। जैसे दो फाइब्रोब्लास्ट का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करेंगे, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से हमारा ईसीएम का इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है। अब हमारा मेन कंपोनेंट आता है, ईसीएम बनता किस किस का है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ईसीएम में प्रेजेंट होते हैं। सो वन बाय वन करके इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो ईसीएम के कॉम्पोजिशन में वी हैव थ्री क्लासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे ईसीएम का की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक आपको फ्लो चार्ट में हमने सब कुछ दिखाने की कोशिश करा है। फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, सेकंड जो है वो फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और थर्ड जो मैक्रोमोलिक्यूल की क्लास है जो ईसीएम को बनाती है दैट इज नॉन कोलेजिन ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन्स। सो ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन्स, तो ग्लाइकेन वर्ड से हम ये गेस कर सकते हैं कि ये क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन्स। और ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है, दीज आर हाईली चार्ज्ड पॉलीसेक्राइड। अब ये चार्ज कैसे आया, इसको जो है अभी थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रख लेते हैं। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि हमारा ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन जो है दैट इज अ पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड है तो पॉली मींस मैनी, तो सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को ऑब्वियसली रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये पॉलीसेक्राइड है तो कुछ ना कुछ इसमें क्या रहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे, कोई ना कोई डाइसेक्राइड का यूनिट जो है वो रिपीट हो रहा होगा, और फिर जाके हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स जो है वो बन रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन जो है वो अकेला नहीं प्रेजेंट होता है। जब वो स्ट्रक्चर बना रहा होता है तो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन क्या है, किसी प्रोटीन के साथ भी कंबाइन हो जाता है। तो जब ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन हो रहा है तो जो स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट स्ट्रक्चर विल बी प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन जो है वो पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड है तो किसी डाइसेक्राइड यूनिट का बना हुआ होगा। तो ये जो ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स हैं वो अकेले नहीं प्रेजेंट रहते हैं, वो जब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे ये प्रोटीन के साथ जो है एसोसिएटेड रहेंगे, और जो फाइनल असेंबली हमारे पास बनेगी दैट असेंबली विल बी प्रोटियोग्लाइकेन, और स्ट्रक्चर जो है वो हाईली चार्ज है। और वो चार्ज कैसा रहेगा वो भी हम देखेंगे कौन सा चार्ज रहेगा। अब ये प्रोटियोग्लाइकेन जो है इनकी 36 टाइप्स जो है वो मैमल्स में प्रेजेंट है, और ये क्या कर लेते हैं, हाईली हाइड्रेटेड जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो बनाते हैं। अब ये हाईली हाइड्रेटेड जेल लाइक सब्सटेंस कैसे बनता है, हाइड्रेटेड ही क्यों बनता है, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स को डिटेल में देखेंगे। अभी बस हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स की। तो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स ने प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोटियोग्लाइकेन बनाया, और प्रोटियोग्लाइकेन जो है ये ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं। और इसी ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास ये फाइब्रस प्रोटीन्स और ये नॉन कोलेजन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो प्रोटियोग्लाइकेन का हमारे पास नेटवर्क बनेगा, जेल लाइक सब्सटेंस बनेगा, इसमें रैपिड डिफ्यूजन भी होगा, किसका, न्यूट्रिएंट्स का, मेटाबोलाइट्स का, हॉर्मोन्स का। देखो जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं हम ये कह रहे हैं कि एक सेल दूसरे सेल से क्या है, दूरी पे है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सेल अपने ईसीएम के कांटेक्ट में है। अब ईसीएम के कांटेक्ट में है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, कोई भी सिग्नलिंग नहीं हो रही होगी, कोई भी मेटाबोलाइट का ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। तो उस सारी मूवमेंट के लिए क्या है, ईसीएम को अलाउ करना पड़ेगा, डिफ्यूजन होना चाहिए, यहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए। या सेल को जब डिवाइड करना है तो ईसीएम में फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके का होना चाहिए कि वो इन सेल्स को जो है वो अलाउ कर सके। ये सब भी हम डिटेल में जो है वो देखने वाले हैं। तो ये हमारा ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। देन वी हैव फाइब्रस प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स में हम कौन से प्रोटीन्स पढ़ेंगे, हम कोलाजिन फैमिली को पढ़ेंगे, हम इलास्टिन को पढ़ेंगे। और ये फाइब्रस प्रोटीन करेंगे क्या, ये प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेंथ को और ऑर्गेनाइज करेंगे किसको, ईसीएम को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। कोलाजिन सुपर फैमिली की बात करें तो 40 कोलाजिन जो है वो मैमल्स में प्रेजेंट है। एंड देन नॉन कोलाजिन ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें, फंक्शन क्या रहेगा, सेल्स की माइग्रेशन, सेटलमेंट, डिफरेंशिएशन जो है उसमें क्या करेंगे, नॉन कोलाजिन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो हेल्प करेंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे आते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या क्या है। अगर हम ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन से प्रोटियोग्लाइकेन्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, हाइल्यूरेनॉन है, परलिकैन है, डेकोरिन है, एग्रीकैन है। तो इनको भी हम आगे जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, कोलाजिन की बात करने वाले हैं, इलास्टिन की बात करने वाले हैं, और नॉन कोलाजिन ग्लाइकोप्रोटीन्स में हम लैमिनिन्स को पढ़ेंगे, फाइब्रोनेक्टिन्स को पढ़ेंगे, और नेडोजेंस जो है उनको भी हम देखेंगे। सो ये सारा जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हमारा ईसीएम का कॉम्पोजिशन जो है वो बता रहा था। इसके अलावा ये वाले पॉइंट पे भी ध्यान देने की जरूरत है। इसका रोल हम इस चैप्टर के एंड पे जो है वो देखेंगे। वो ये है कि इन कॉम्पोनेंट्स ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स कह लीजिए, प्रोटियोग्लाइकेन्स कह लीजिए, और फाइब्रस प्रोटीन्स और नॉन कोलाजिन ग्लाइकोप्रोटीन, इनके अलावा भी ईसीएम में क्या रहता है, मैट्रिक्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स और एंजाइम जो हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। इनका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे। ये जब लेक्चर जो है वो खत्म होगा तब हम इसको स्टडी करेंगे। इसका मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हम ये कह सकते हैं कि ईसीएम जो है वो क्या है, बहुत ही वेरिएबल मटेरियल है। कॉम्पोजिशन अलग अलग है, टाइप्स अलग अलग है। 36 प्रोटियोग्लाइकेन्स हमारे पास है, कोलाजिन के 40 प्लस टाइप्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो अलग अलग कॉम्पोजिशन में ईसीएम जो है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। अब हम वन बाय वन करके सारे स्ट्रक्चर्स जो है उनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आ गया ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, या जिसको शॉर्ट में जो है वो हम जीएजी भी कहते हैं। अब इतना सा इंफॉर्मेशन तो हमने पहले भी पढ़ी है कि ये एक अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड चेन है। तो हमने आपको पहले भी कहा कि जब पॉलीसेकेराइड चेन की बात करते हैं तो कोई ना कोई एक रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा। सो अब हम इंफॉर्मेशन पे आ चुके हैं। तो दैट रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट इज, या तो अमाइनो शुगर प्रेजेंट होगा, या क्या प्रेजेंट होगा, या यूरोनिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होगा। अब अमाइनो शुगर, कौन सा अमाइनो शुगर प्रेजेंट होगा, या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होगा, या तो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन जो है वो प्रेजेंट होगा। और अगर हम यूरोनिक एसिड की बात करें, या तो ग्लूक्रोनिक एसिड प्रेजेंट होगा, या आइडियूरोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ये जो अमाइनो शुगर्स हैं ये क्या रहते हैं, मोस्टली सल्फेटेड रहते हैं। सल्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो सल्फेट भी नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करेगा। इसका मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगा, हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। और मोस्ट एनाइनिक, मोस्ट नेगेटिव मॉलिक्यूल्स एनिमल्स में जो है वो यही है हमारे पास। तो अब हमने जो आपको पहले कहा था कि हमारे पास जीएजी जो है वो एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, अब कौन सा चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ये हमको क्लियर हो गया। डाइसेक्राइड यूनिट्स कौन से हैं वो भी हमको क्लियर हो गए। अब अगर हम यहाँ से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास या तो अमाइनो शुगर ये होगा, अगर अमाइनो शुगर ये है तो यूरोनिक एसिड ये हो सकता है। अगर अमाइनो शुगर फर्स्ट वाला ही है तो ये यूरोनिक एसिड सेकंड वाला हो सकता है। तो दो कॉम्बिनेशन बन गए। अगर हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो गैलेक्टोसामाइन वाला है तो या तो इसके साथ कंबाइन होगा या इसके साथ कंबाइन होगा। तो टोटल 2+2 जो है वो 4 कॉम्बिनेशन जो है वो प्रेजेंट हुए हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो जीएजी की असेंबली है वो कितनी बनेगी, 4 ही बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको रेगुलेट कर लेते हैं। जैसे कितनी टाइप्स होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ शुगर। तो टाइप ऑफ शुगर तो आप कहेंगे कि सर दो ही टाइप का शुगर आपने बात करी है, लेकिन ये आप देखिए टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन द शुगर जो है दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। एंड नंबर एंड लोकेशन ऑफ सल्फेट ग्रुप, कितने नंबर में सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, कितना कहाँ पे सल्फेट ग्रुप स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, वो सभी डिटरमाइन कर लेता है कि जीएजी कितने टाइप का होगा। तो कुछ जो कॉमन टाइप्स है उनकी हम बात जो है वो यहाँ पे आज करने वाले हैं। सो आपके सामने 4 टाइप्स जो है वो हम लेके आए हुए हैं। और फर्स्ट टाइप हमारे पास जो है दैट इज हाइल यूरेनॉन। अब इनकी हम एक तो यूनिट की बात भी करेंगे और स्ट्रक्चर भी जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो वेरी करता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइल यूरेनॉन की। हाइल यूरेनॉन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट जीएजी है। तो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन सबसे सिंपलेस्ट वाला कौन सा, हाइल यूरेनॉन। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे सिंपलेस्ट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सल्फेटेड शुगर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब ये एक पॉलीसेक्राइड है तो इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होगा वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। एंड ग्लूकेरोनिक एसिड जो है वो इनके यूनिट्स हैं। देन कॉन्ड्रेटिन सल्फेट एंड डर्मेटिन सल्फेट है, इसमें क्या है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन है। और हमारे पास क्या है, डी ग्लूकेरोनिक एसिड जो है इसके कंपोनेंट है। देन वी हैव हेपेरिन सल्फेट। हेपेरिन सल्फेट में क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और ग्लूकेरोनिक एसिड भी हो सकता है और आइडियोरोनिक एसिड भी हो सकता है। देन वी हैव कैरेटिन सल्फेट, और कैरेटिन सल्फेट में क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है एंड डी गैलेक्टोज जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास। तो ये हमने 4 टाइप्स की जो है वो बात करी।
अब यहाँ पे हाइल यूरेनॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला ये है कि इट इज नॉट लिंक्ड टू एनी कोर प्रोटीन। तो हमारे पास जो हाइल यूरेनॉन है ये किसी भी कोर प्रोटीन के साथ नहीं प्रेजेंट है। हमने आपको ऊपर भी कहा कि जीएजी अकेला नहीं प्रेजेंट होगा। जीएजी क्या करता है, जीएजी अटैच हो जाता है किसी प्रोटीन के साथ और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, कोर प्रोटीन कहते हैं। लेकिन हाइल यूरेनॉन जो है वो नहीं होगा किसी कोर प्रोटीन के साथ लिंक्ड। और हमने आपको कहा था कि इसका सिंथेसिस जो है, जीएजी जो है वो सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन आप हाइल यूरेनॉन को आप देखोगे स्पन आउट डायरेक्टली फ्रॉम सेल सरफेस। तो ये सेल सरफेस से ही क्या किया जाता है, आप ये कह सकते हो कि बुना जाता है वहां पे सेल सरफेस के ऊपर ही, और ये एक्ट कर लेता है एज अ स्पेस फिलर। अब यहाँ पे हम आपके पास दो स्ट्रक्चर जो है वो लेके आए हैं। फर्स्ट इज हेपरन सल्फेट का और दूसरा जो है वो हाई यूरेनॉन का है। अब आप यहाँ पे देखोगे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इसके स्ट्रक्चर में है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन स्ट्रक्चर में है, ग्लूकुरोनिक एसिड है, ग्लूकुरोनिक एसिड है। तो सब यूनिट जो है वो सेम हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाई यूरेनॉन है तो कोई भी सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जबकि हेपेरिन में आप यहाँ पे देखोगे सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर जो है, सब यूनिट्स अगर सेम भी हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि सल्फेट ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, उसके ऊपर भी जो है ये क्लासिफिकेशन जो है वो उनकी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ज की। जो हमने कहा कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो ये है कि अगर तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या होगा, वो फोल्ड नहीं हो पाएगा। क्यों फोल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा। और ये क्या है, स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक है। तो स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव आयंस को, सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, और सोडियम के अट्रैक्ट होते ही क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो मैट्रिक्स में एंटर करेगा। और जो स्ट्रक्चर हमारे पास ओवरऑल बनेगा वो जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, जो हमने ऊपर भी देखा। और ये जेल लाइक स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि कंप्रेसिव फोर्स को क्या करेगा, विदस्टैंड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कंप्रेसिव फोर्स लगी तो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो है हमारे पास पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटियोग्लाइकेन, वो क्या कर लेता है, कंप्रेसिव फोर्स को विदस्टैंड कर लेता है। अब ये बात हमने पहले भी करी, कौन सी बात, एक्सेप्ट हाइल यूरेनॉन सारे के सारे जीएजी जो है दे आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन, और बनाते क्या है, प्रोटियोग्लाइकेन बनाते हैं। लेकिन अब हमारे कॉन्सेप्ट में जो नया एंट्री हो रहा है वो नया एंट्री किसका है, प्रोटीन का है। अब हमको पता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ट्रांसलेशन जब होता है कौन कर लेता है, राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेशन में हेल्प कर लेते हैं। और ये राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम प्रेजेंट है, ईआर की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा। वहां पे क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जैसे जैसे होगी वो फिर ईआर के ल्यूमिन में आके गिर जाएगा, और पॉलीसेकेराइड चेन जो है वो क्या बन जाएगी, असेंबल और मॉडिफाई कहाँ पे किया जाएगा, गोल्गी एपरेटस में किया जाएगा। तो हमें पता है कि जीआरएल कॉम्प्लेक्स चलता है। पहले क्या करेगा, प्रोटीन यहाँ पे बनी, कोर प्रोटीन यहाँ पे बनी, फिर वो जब आगे चली जाएगी कहाँ पे, गोल्गी एपरेटस में चली जाएगी। वहां पे क्या किया जाएगा, प्रोटीन और ये जो जीएजी है इनको जोड़ा जाएगा। अब कैसे जोड़ा जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में हमने आपको दिखाया है ये कोर प्रोटीन है, और कोर प्रोटीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, हमारा जीएजी जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता है। ये कोर प्रोटीन का अमाइनो एसिड है सीरीन। सीरीन अमाइनो एसिड जो है इसके ऊपर एक टेट्रासेक्राइड लिंकेज जो है वो जोड़ी जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जाइलोस है, गैलेक्टोस है, ग्लूकुरोनिक एसिड है। तो पहले ये लिंकेज जो है वो जोड़ी जाती है, उसके बाद इंडिविजुअली एक एक जीएजी को जो है वो जोड़ा जाता है, और असेंबली जो है वो बनती जाती है। अब हमने ये कहा कि स्ट्रक्चर जो बना वो प्रोटियोग्लाइकेन बना, और फिर हमने एक आपको जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करी उसमें हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी बात करी। तो प्रोटियोग्लाइकेन में प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन में भी प्रोटीन है, ये सॉरी प्रोटीन है और क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे, तो प्रोटियोग्लाइकेन के केस में हम ये याद रखेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ द शुगर साइड चेन जो है दैट इज जीएजी, ऑलरेडी हम डिटेल में सब कुछ देख देख चुके हैं। और इसमें अप टू 95% जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। जबकि ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, यहाँ पे जीएजी नहीं प्रेजेंट रहेगा, कंटेंट शॉर्ट अनब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड चेन जो है प्रेजेंट रहेगा, और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट यहाँ पे कम है और प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज्यादा है। अब प्रोटियोग्लाइकिन के एग्जांपल्स हमने ऊपर भी देखी, यहाँ पे फिर से वी हैव एग्रीकेन है और डेकोरिन है। अब डेकोरिन की फिर से बात कर लेते हैं। डेकोरिन की बात करना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके पास सिंगल जीएजी चेन है। सबसे सिंपलेस्ट आप ये कह लीजिए प्रोटियोग्लाइकेन है। स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बताए हैं, ये जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर में कोर प्रोटीन है, और कोर प्रोटीन के ऊपर एक ही जीएजी जो है वो प्रेजेंट है, तो डेकोरिन आ गया। देन एगेरिकैन की आप बात करें, यहाँ पे भी पर्पल से कोर प्रोटीन बताए हैं। फिर कोर प्रोटीन के सीरीन के ऊपर क्या किया जाएगा, एक टेट्रासैकराइड लिंकेज जो है वो जोड़ी जाएगी,
और उसके बाद जीएजी की असेंबली जो है वो उसके ऊपर लगती जाएगी। फिर जब हमको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो गया, हाइल यूरोनिक एसिड जो है, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाए हैं, इसके साथ क्या है, ये एग्रीकेन के यूनिट्स या जो दूसरा कोई हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन होगा वो इस तरीके से जो है वो जुड़ेंगे और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो बनता है। इसमें ये ब्लैक डॉट जो है इनके ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये लिंक प्रोटीन्स है। और लिंक प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, लिंक प्रोटीन का ये फंक्शन है, कोर प्रोटीन को किसके साथ जोड़ता है, हाइल यूरोनिक एसिड के साथ जो है वो जोड़ देता है। अब हमने प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है और हमने ये भी कहा कि कोर प्रोटीन कहाँ से बन रहे हैं, सेल्स के अंदर बन रहे हैं, ईआर की मेम्ब्रेन के बाहर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उस तरीके से बनेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें और है कि कुछ प्रोटियोग्लाइकेंस का जो कोर प्रोटीन है वो कहाँ पे होता है, दैट इज इंसर्टेड अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, तो ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह जो है वो प्रेजेंट रहता है या लिपिड बाइलेयर पे अटैच रहता है बाई जीपीआई एंकर। लास्ट क्लास में भी हमने जीपीआई की बात करी थी, दैट इज ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनेसिटोल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंकर प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर जो है वो कोर प्रोटीन लग सकती है और कोर प्रोटीन के ऊपर क्या लगेंगे, हमारे जो प्रोटियोग्लाइकेंस है वो लगेंगे। तो इस तरीके का जो एग्जांपल है प्रोटियोग्लाइकेन का ग्लाइकेंस का, दैट इज सिंडिकेंस। तो सिंडिकेंस क्या कर लेते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहेंगे, फिर इसी को के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जैसे इस केस में यहाँ पे इट कैन इंटरेक्ट विद फाइब्रोनेक्टिन, तो ये भी सॉर्ट ऑफ क्या बन गया, सेल मैट्रिक्स एडिशन बन गया, जो हम अपनी थर्ड लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईसीएम जो है वो खत्म होता है, जिसमें हमने जीएजी की बात करी और प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में बात करी इन डिटेल। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट की ओर और हमारा सेकंड कंपोनेंट जो है दैट इज कोलाजिन। तो कोलाजिन क्या है, कोलाजिन हमने ऊपर भी देखा था इंट्रोडक्शन में कि ये फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है। तो और ये क्या है, इट इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोटीन इन मैमल्स, तो मैमल्स में मोस्ट या एनिमल्स में जो जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोटीन है दैट इज कोलाजिन। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोटीन जो है वो रूबिस्को है। तो कोलाजिन के थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कोलाजिन का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे वो क्या है, इट इज लॉन्ग स्टिफ ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जैसे डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, तो जो कोलाजिन है हमारा दैट इज ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। और ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है, तीन अल्फा चेन्स। अब ये अल्फा चेन्स क्या है, जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वहां पे हम देखेंगे कि अल्फा चेन्स कैसे बनती है। अभी के लिए हम बस इतना कॉन्सेप्ट रखते हैं कि थ्री अल्फा चेन जो है वो आपस में मिक्स होकर क्या कर लेती है, एक कोलाजिन का फॉर्मेशन जो है वो कर लेती है। अब कोलाजिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट क्या है, ग्लाइसिन एक्स वाई। और एक्स जो है दैट स्टैंड्स फॉर प्रोलीन और वाई स्टैंड्स फॉर 3 और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन या 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। अब यहाँ पे जो बात जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि प्रोलीन सिंपल नहीं है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, हाइड्रोक्सी लाइसिन है, ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो हो रखी है। और इस ग्लाइकोसाइलेशन में इस हाइड्रोक्सी बनने में किसका रोल रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड का रोल रहता है, विटामिन सी का रोल जो है वो रहता है। अगर स्कर्वी के केस में क्या रहता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है और हमारे पास ये हाइड्रोक्सी प्रोलिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन की फॉर्मेशन नहीं होती है, ओवरऑल कोलाजिन का स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाता है, तो फिर हमारे गम्स ब्लीड जो है वो करने लगते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, कोलाजिन के बारे में। अब हम आते हैं कोलाजिन की टाइप्स के बारे में। अब कोलाजिन की टाइप्स की बात कर लें तो इतना हमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर को बना लेते हैं और रेजिस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो टेंसाइल फोर्स को देख सके। अब अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं। जो पहला टाइप है हमारा दैट इज फिब्रिलर कोलेजन या फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन, सेकंड इज फिब्रिल एसोसिएटेड कोलाजन, थर्ड वन इज नेटवर्क फॉर्मिंग कोलाजन, फोर्थ वन इज प्रोटियोग्लाइकन रोल प्रोटीन और फिफ्थ जो है वो ट्रांसमेम। अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले किसकी, फिब्रिलर कोलेजन की बात कर रहे थे। ये जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कोलाजिन है ये क्या है, मेन कोलाजिन है, प्रिंसिपल कोलाजिन है, किसका, स्किन का और बोन का, और सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होता है। और ये फिब्रिलर कोलेजन क्या कर लेते हैं, कोलाजिन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये कोलाजिन फाइब्रिल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये फिब्रिल्स मिलके क्या कर लेते हैं, कोलाजिन फाइबर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बस इतना सही। जब हम बायोकेमिस्ट्री में कोलाजिन पढ़ेंगे वहां पे हम इन डिटेल देखेंगे कोलाजिन इलास्टिन को। इस कैटेगरी में एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं, टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 11 है। देन वी हैव फिब्रिल एसोसिएटेड कोलाजिन। तो यहां से नाम से आपको पता लग रहा है कि ये फिब्रिल वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा, इसके साथ एसोसिएटेड जो कोलाजिन है वो हमारे पास टाइप 2 कोलाजिन जो है वो बनाते हैं। और इसका काम क्या है, एसोसिएटेड है तो ये लिंक कर लेता है फिब्रिल को वन एनदर के साथ, एक मैश लाइक नेटवर्क जो है वो बना लेता है। और इसमें हमारे पास टाइप 9 जो है वो आ जाता है, टाइप 9 कोलाजिन, और टाइप 12 कोलाजिन जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब ये किस तरीके से एसोसिएटेड होता हो सकता है, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे ये पर्पल कलर का
जो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर हमारे पास, दिस इज फिब्रिलर कोलिजन कोलाजन। और इसके साथ में ये जो ग्रीन कलर का जो आपको स्ट्रक्चर एक हुक लाइक बैंड वी लाइक दिख रहा है, दिस इज फिब्रिल एसोसिएटेड कोलाजन जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ से कौन सा कोलाजिन आएगा, यहाँ से कौन सी टाइप आएगी, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे आप ये देखेंगे कि फिब्रिल ऑफ टाइप 2 कोलाजिन, अगर तो यहाँ से फर्स्ट टाइप से टाइप सेकंड कोलाजिन है और यहाँ पे टाइप सेकंड से जो है वो टाइप 9 कोलाजिन है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, कार्टिलेज में, कॉर्निया में, विट्रस ऑफ आई में हमको देखने को मिलता है। और सेकंड कैटेगरी जो है जब यहाँ से टाइप 12 हो और फर्स्ट कैटेगरी से टाइप 2 कोलाजिन हो, ये हमको टेंडन्स में देखने को मिलता है और बाकी टिश्यूज में देखने को मिलता है। नाउ नेटवर्क फॉर्मिंग कोलाजिन, ये नेटवर्क फॉर्मिंग कोलाजिन क्या है, नेटवर्क फॉर्मिंग नाम से पता लग रहा है कि कुछ नेटवर्क नेटवर्क बनेगा। अब ये क्या कर लेते हैं, बेसल लैमेला। हमने फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि बेसल लैमेला हमारे पास क्या है, वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो आज हम देखेंगे कि वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैसे बनता है, इन डिटेल देखेंगे। अभी हमारे कॉन्सेप्ट में जो एडिशन हुआ है वो ये हुआ कि उसमें कुछ नेटवर्क फॉर्मिंग कोलाजिन नाम का कुछ लगेगा, और उसमें कौन सा लगता है, टाइप 4 जो है वो लगेगा। आगे हम ये भी देखेंगे कि टाइप 4 में म्यूटेशन हो जाए तो कौन सी डिजीजेस होंगी। देन वी हैव एंकरिंग फाइब्रिल्स, और इसमें कौन सा आ गया, टाइप 7 कोलाजिन जो है इसमें आ जाता है, और इसका काम क्या है, अटैच कर लेता है बेसल लैमेला को टू अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि हमने आपको लास्ट फर्स्ट क्लास में बिल्कुल पहले 10 मिनट में ये कहा था कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, बेसल लैमेला है, बेसल लैमेला के ऊपर क्या है, सेल्स जुड़ते हैं। तो बेसल लैमेला को भी तो किसी के साथ जुड़ना है, तो इसको कौन जोड़ रहा है कनेक्टिव टिश्यू के साथ, इनको इसको जोड़ रहा है हमारा नेटवर्क फॉर्मिंग कोलाजिन में एंकरिंग फाइब्रिल्स जो हैं वो जोड़ के रखते हैं बेसल लैमेला को कनेक्टिव टिश्यू के साथ। देन प्रोटियोग्लाइकेन रोल प्रोटीन, इनका भी किसमें है, बेसल लैमेला में प्रेजेंट होता है, और कौन सी टाइप आ जाती है, इसमें आ जाती है हमारे पास, ये आ गया 10, 15, 16, 17, 18, तो 18 टाइप का कोलाजिन जो है इसमें आ जाता है। देन वी हैव ट्रांसमेम्ब्रेन कोलेजिन जो हेमिडेस्मोसोम्स, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हेमिडेस्मोसोम्स क्या है। सो ये सारे हमारे पास क्या आ जाती हैं, कोलाजिन की टाइप्स आ जाती हैं। अब कुछ डिजीजेस हैं जो एसोसिएटेड है किससे, हमारे कोलाजिन के साथ। फर्स्ट इज फाइब्रोसिस, तो हमने ये भी देखते हैं हम कि लीवर में फाइब्रोसिस है, फाइबर का कंटेंट ज्यादा है, तो फाइब्रस प्रोटीन ज्यादा हो गया, कौन सा ज्यादा है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कोलाजिन जो है वो टिश्यू में प्रेजेंट हो जाता है, तो डिजीज जो है दैट इज फाइब्रोसिस। देन सेकंड वी हैव ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, किस में हो जाती है, टाइप 1 कोलाजिन के जीन्स में जो है वो म्यूटेशन हो जाती है। और हमने आपको अभी बताया कि टाइप 1 कोलाजिन जो है वो स्किन में प्रेजेंट है, बोन्स में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जब ये कोलाजिन अच्छे से नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, बोन्स फ्रेजाइल हो जाएंगी, स्किन जो है वो थिन हो जाएगी, टेंडन जो है वो हमारे वीक हो जाएंगे, और जो डिसऑर्डर होगा दैट इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। देन सेकंड वी हैव म्यूटेशन इन टाइप 2 कोलाजिन में, अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, तो कार्टिलेज को इंपेक्ट करेगा। अभी हमने आपको ऊपर कॉम्बिनेशन बता के बताया था, तो टाइप 2 जब है वो कार्टिलेज को इंपेक्ट करेगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज जो है वो इंडिविजुअल को हो सकती हैं। देन फोर्थ डिसऑर्डर इज हेलर्स डेल्नास सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, वी हैव हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स और हाईली एक्सटेंसिबल स्किन जो है वो प्रेजेंट वो हो जाती है डिसऑर्डर में। देन टाइप 4 कोलाजिन जो बेसल लैमेला को बनाएगा आगे जाके, बेसल लैमेला का एक कंपोनेंट जो है वो टाइप 4 कोलाजिन है, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो एल्पोर्ट सिंड्रोम जो है वो बन जाता है। और एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। आगे लेक्चर में जब हम देखेंगे बेसल लैमेला को डिटेल में, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो हमारा बेसल लैमेला है उसका रोल है किसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। और अगर तो म्यूटेशन हो जाती है तो एल्पोर्ट सिंड्रोम जो हो जाता है। तो ये हम याद रखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, एग्जाम्स में, सीएसआईआर में, नेट में जो है वो डायरेक्टली जो है वो पूछे जाते हैं। देन इसी क्लास में हमारे पास एक और कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज इलास्टिन। तो वर्ड इलास्टिन से ही पता लग रहा है कि कुछ इलास्टिसिटी की बात होगी, इलास्टिसिटी की बात होगी तो खिंचाव की बात होगी, एक्सटेंसिबिलिटी की बात होगी। हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज ऐसे हैं जिनको क्या है, इलास्टिसिटी की जरूरत है, जैसे लंग्स आ गए, ब्लड वेसल्स आ गए, हमारा स्किन आ गया। तो वो इलास्टिसिटी जो है वो कहाँ से आती है वो आ जाती है हमारे इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। अब ये क्या कर लेता है, इट प्रोवाइड्स रेजिलियंस टू रिकॉइल आफ्टर स्ट्रेच। अगर हम जैसे स्किन को एक बार स्ट्रेच कर लेते हैं तो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ये लंग्स जब इन्फ्लेट कर लेते हैं वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना है, तो इलास्टिन प्रोटीन जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वहां पे बनती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ मच टू स्ट्रेच, ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना स्ट्रेच होना है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इलास्टिन प्रोटीन है इसमें ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा है। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको नेगेट करने के लिए क्या किया जाता है, लॉन्ग इन इलास्टिक कोलेजन फाइब्रिल्स,
तो जो हमने अभी कोलाजिन पढ़े, कोलाजिन और इलास्टिन को आप ये कह लीजिए कि एक सॉर्ट ऑफ एलॉय जो है वो बनाया जाता है नेचर में। और फिर इस तरीके से क्या किया जाता है, इसकी इलास्टिसिटी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और ऊपर हमने हाइड्रोफिलिक प्रोटीन पढ़ा था, यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है। ऊपर हमने जो कंपोनेंट पढ़े थे वो ग्लाइसिन एक्स5 पढ़े थे, यहाँ पे भी है प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, लेकिन ये ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होते हैं। और जो प्रिकर्सर है उसका वो क्या है, ट्रोफोइलास्टिन। तो बायोकेमिस्ट्री में जब हम देखेंगे कोलाजिन और इलास्टिन को, वहां हम और भी डिटेल में देखेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक जो है वो देख रहे हैं इसमें। अब इलास्टिन प्रोटीन जो है, इट इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन आर्टरीज, और इसमें दो सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो ऑल्टरनेट कर लेते हैं। एक तो हाइड्रोफोबिक सेगमेंट है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, एंड देन वी हैव एलानिन एंड लाइसिन रिच अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये क्या कर लेता है, क्रॉस लिंकिंग में जो है वो हेल्प कर लेता है। नाउ ये जो इलास्टिन का कोर है, इलास्टिन प्रोटीन है, इसमें क्या है, एक शीथ शील्ड जो है बाहर से प्रेजेंट होती है जिसको माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। और माइक्रोफाइब्रिल जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे फिब्रिलिन इसकी एग्जांपल आ गया। और अगर इस फिब्रिलिन जीन में म्यूटेशन हो जाए, एक और सिंड्रोम हमारे पास आ गया है, दैट इज मार्फन सिंड्रोम जो है वो प्रेजेंट है। तो ये सब सिंड्रोम जो है कैसे एसोसिएटेड है, ये सब हमको याद रखना है, एग्जाम्स में जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। अब हम अपनी थर्ड क्लास की ओर चल रहे हैं, थर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारे पास ईसीएम की फॉर्मेशन में हेल्प कर लेते हैं। और उसमें कौन क्या आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोटियोग्लाइकेन से कैसे डिफर करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन में पहला ग्लाइकोप्रोटीन जो है दैट इज फाइब्रोनेक्टिन, CYR61 है, टेनेसिन है, देन वी हैव थ्रोम्बोस्पोंडिन है। सो ये सब क्या है, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन से जो क्या करेंगे, ईसीएम की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रिपीट डोमेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये मल्टीपल रिपीट डोमेन्स क्या है, ये अभी हम देखते हैं। किसके केस में, फाइब्रोनेक्टिन के केस में। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, फाइब्रोनेक्टिन क्या है, ये हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन है फाइब्रोनेक्टिन। और इसमें रिपीट डोमेन जो है FN1 प्रेजेंट है, FN2 प्रेजेंट है, FN3 प्रेजेंट है। अब इस यहाँ पे आप फाइब्रोनेक्टिन का स्ट्रक्चर जो है वो देख के मैं आपको समझाता हूँ कि ये डोमेन्स क्या क्या है। अब जब फाइब्रोनेक्टिन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर में दो लाइंस दिख रही होंगी, सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल है। तो ये कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, ये एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन का चेन दूसरे चेन के साथ जो है वो लिंक्ड है सी टर्मिनल पे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ पे जुड़ा होता है, सी टर्मिनल पे जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है, उन दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो इनके स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा FN1, FN2 है, FN3 है। ये कुछ डोमेन जो है, रिपीट डोमेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन रिपीट डोमेन्स की क्या होती है, इनकी एफिनिटी होती है दूसरे प्रोटीन्स के साथ, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड करने की। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया FN1 जो है वो फिब्रिन के साथ बाइंड होगा, ये ऑलरेडी ऊपर भी हम एक जगह बता चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं। देन FN2 जो है वो कोलाजिन के साथ बाइंड होगा, FN3 जो हैपरिन के साथ बाइंड होगा, इंटीग्रिन के साथ बाइंड होगा। तो ये इंटीग्रिन के साथ जो बाइंड होगा, इस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिन को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। इंटीग्रिन जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और हम ये मेम्ब्रेन का ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, ये हमारे पास आउटर साइड आ गया, ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक वाली साइड आ गया। हम ये कह रहे हैं कि फाइब्रोनेक्टिन सेल के बाहर प्रेजेंट है और ये इंटीग्रिन के साथ क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। तो कैसे बाइंड कर लेता है, क्यों, आपके फाइब्रोनेक्टिन में क्या है, FN3 डोमेन है। FN3 डोमेन की वजह से क्या कर लेता है, ये इंटीग्रिन के साथ बाइंड कर लेता है। अब FN3 में कुछ तो प्रॉपर्टी होगी जो ये इंटीग्रिन के साथ बाइंड कर लेता है। वो प्रॉपर्टी ये है, वहां पे क्या है, RGD सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये RGD सीक्वेंस क्या है, ये कुछ भी नया नहीं है, ये बस अमाइनो एसिड्स का सिंगल डिजिट नॉमेनक्लेचर लिखा है। R जो है दैट स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन, G स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, D स्टैंड्स फॉर एस्प्रेजिन। सो RGD सीक्वेंस बन गया, FN3 के ऊपर प्रेजेंट होता है। कोई और प्रोटीन अगर प्रेजेंट हो जिसके ऊपर RGD सीक्वेंस होगा तो वो भी बिल्कुल इक्वल एफिनिटी शो करेगा इंटीग्रिन के साथ मेम्ब्रेन में आके बाइंड करने के लिए। और फाइब्रोनेक्टिन का रोल क्या है, सेल मूवमेंट में, डेवलपिंग टिश्यूज में सेल मूवमेंट में जो है वो फाइब्रोनेक्टिन जो है वो हेल्प करते हैं। अब फाइब्रोनेक्टिन की हमारे पास सॉल्युबल फॉर्म भी हो सकती है जो ब्लड में, बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट हो सकती है, या इनसॉल्युबल फॉर्म भी हो सकती है जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है वो प्रेजेंट होती है। देन वी हैव टेंशन एक्सर्टेड बाय सेल्स रेगुलेट द असेंबली ऑफ फाइब्रोनेक्टिन फाइब्रिल। तो हमने शुरू में भी कहा था कि ईसीएम को सेल सिक्रीट कर लेता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी है खुद को ऑर्गेनाइज करने की, रेगुलेट करने की, मेंटेन करने की। तो उसकी ही बात जो है वो यहाँ पे मैंने आपको इसमें लेक्चर में नहीं मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो रेगुलेशन जो है वो होती है।
अब हम बात करेंगे किसकी, बेसल लैमेला की। बेसल लैमेला अ स्पेशलाइज्ड ईसीएम, ये हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि बेसल लैमेला जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स है। तो अभी हम ये देखेंगे कैसे बन रहा है। एक कंपोनेंट तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास कोलाजिन की कौन सी है, टाइप 4 जो है कोलाजिन की लगेगी। उसके अलावा इसमें क्या क्या लगता है वो हम सब आज देखेंगे इसमें। फर्स्ट ऑल्सो नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑलरेडी हमको इन्फॉर्मेशन पता है, ये थिन टफ फ्लेक्सिबल शीट बना लेता है, ये भी हमको पता है। अंडरपिनिंग ऑल एपिथेलिया, ये भी फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं। अब जो फर्स्ट क्लास में हम नहीं बताया, हमने ये कहा था कि जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, जहाँ पे सेल्स जो है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होते, क्या वहां पे बेसल लैमेला नहीं प्रेजेंट होता है प्रेजेंट होता है। जैसे आपके मसल सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, तो उनको भी क्या सराउंड करता है, उनको भी हमारे पास ये बेसल लैमेला जो है वो इस तरीके से क्या करता है, सराउंड कर लेता है। अब ये प्रेजेंट है हमारे पास शॉन सेल्स में भी प्रेजेंट है, और किडनी की ग्लोमेरुलस में ये क्या कर लेता है, इट सर्व एज फिल्टर। क्योंकि जब हम वहाँ पे पोडोसाइट्स की बात कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ग्लोमेरुलस में क्या है, सारा फिल्ट्रेशन जो है वो हो रहा है। तो अगर वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ नहीं करेगा, तो मूवमेंट जो है वो नहीं होगा। यही पॉइंट मैंने आपको ऊपर भी कहा था कि अगर टाइप 4 में म्यूटेशन हो जाए तो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो वो हिंडर हो जाएगा। क्यों हिंडर होगा, फिर जो फिल्ट्रेशन पहले नॉर्मली हो रही थी वो नॉर्मली फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब हम ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देखते हैं, पोडोसाइट्स देखते हैं, तो वहां पे इस मेम्ब्रेन का भी क्या रहता है, रोल रहता है। ये सेल की पोलैरिटी को डिटरमाइन कर लेता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को कर लेता है, प्रोटीन्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर लेता है, सेल का सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन सब में हेल्प कर लेता है। ये टिश्यू रिजनरेशन में जो है भी हेल्प कर लेता है। एक डिजीज की बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी, एक और डिजीज यहाँ पे है जिसमें क्या हो रहा है, ब्लिस्टरिंग डिजीज है। इसमें क्या हो रहा है, बेसल लैमेला के किसी ना किसी प्रोटीन में हमारे पास डिफेक्ट है। डिजीज जो है दैट इज जंक्शनल एपिडर्मोलिसिस बेलोसा जो है वो डिजीज है, और इसमें होगा क्या, ब्लिस्टरिंग हो जाएगी स्किन की। अब हम आते हैं बेसल लैमेला के कंपोनेंट्स के ऊपर। जो बेसल लैमेला का एक कंपोनेंट हम लास्ट क्लास में भी देखे हैं, वो सॉरी अभी हम थोड़ी देर पहले देखे, वो ये देखे कि टाइप 4 कोलाजिन जो है वो उसमें प्रेजेंट रहेगा। बेसल लैमेला में टाइप 4 कोलाजिन जो प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा एक और ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट ग्लाइकोप्रोटीन इज लैमिनिन। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा माइनर कंपोनेंट्स में निडोजेंस भी प्रेजेंट है। पर्लिकैन भी ऑलरेडी वर्ड हम देख चुके हैं, प्रोटियोग्लाइकेन है, फाइब्रोनेक्टिन के बारे में पढ़ चुके हैं। देन यहाँ पे ये वाला कोलाजिन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है डिस्ट्रोग्लाइकेन जो है वो भी माइनर कॉन्सेंट्रेशन जो प्रेजेंट है। जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये वाले सारे कंपोनेंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। टाइप 4 कोलाजिन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो अब हम लैमिनिन्स की जो है वो बात करेंगे। इससे पहले हम ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़ रहे थे, तो लैमिनिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऑफ शीट, तो किस शीट की बात कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। लैमिनिन जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है किसके, बेसल लैमेला के, विच इज अ स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, लैमिनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, 3 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कोलाजिन में 3 अल्फा चेन्स थी, यहाँ पे एक चेन अल्फा है, एक बीटा और एक गामा चेन जो है, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से क्या है, वो उसको हेल्ड किया जाता है। और बहुत सारी आइसोफॉर्म जो है हर चेन की प्रेजेंट है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होने से क्या हो जाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है, रोल भी जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 10 बेसल लैमेला की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है उनको बनाएगा। अब जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें ये जो हमारे पास गामा वन चेन है ये मोस्टली जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमने आपको कहा कि एक चेन जो है वो अल्फा चेन है, एक चेन बीटा चेन है, एक चेन हमारे पास गामा चेन है। ये सब उनके एन टर्मिनल है, एन 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 टर्मिनल है। और बाद में यहाँ पे ये मिडल में आप देखोगे सारा कॉइल्ड डोमेन जो है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो बना रहा है। अब अल्फा चेन जो है इसकी एफिनिटी है इंटीग्रिन के साथ बाइंड करने के लिए, बीटा चेन सेल्फ असेंबली कर लेती है, गामा चेन जो निडोजिन के साथ बाइंड कर लेती है। अभी ऊपर हम इसको देखें, देन यहाँ पे डाउनवर्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ डोमेन्स है हमारे पास, इनकी भी एफिनिटी है। पर्लिकैन के लिए इंटीग्रिन को बाइंड करेगा, डिस्ट्रोग्लाइकेन को बाइंड करेगा। तो इस तरीके से हमारा लैमिनिन जो है उसका रोल जो है वो डिफाइन होता है। देन टाइप 4 कोलाजिन ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। नेटवर्किंग फॉर्मिंग है, ऑलरेडी हम देख चुके थे। तो डिफर फ्रॉम फिब्रिल कोलेजन, कैसे डिफर कर लेता है ये टाइप 1 कोलाजन से, जो सबसे मोस्ट अबंडेंट कोलाजन है उससे डिफर कैसे कर लेता है। इसमें क्या होता है, इट इज इंटरप्टेड इन मोर देन 20 रीजन्स। तो ज्यादा इंटरप्शन की वजह से क्या हो जाता है, मल्टीपल बैंड्स जो हैं वो इसमें बन सकते हैं। ये आ गया हमारे पास कैसे हमारा बेसल लैमेला का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है, मैश लाइक नेटवर्क जो है वो बनाते हैं। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है,
ईसीएम की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, सेल्स हैव द एबिलिटी टू मेक एंड डिस्ट्रॉय द मैट्रिक्स। तो सेल्स के पास एबिलिटी है, बनाने की बात तो हमने करी थी, लेकिन डिस्ट्रॉय करने की बात हमने नहीं करी। अभी डिस्ट्रॉय की बात यहाँ पे क्यों आई है, क्यों सेल के पास एबिलिटी होनी चाहिए ईसीएम को डिस्ट्रॉय करने की, क्यों? क्योंकि सेल कैन अडेप्ट टू चेंजेस, सेल कैन डिवाइड इन मैट्रिक्स, सेल कैन ट्रेवल। अब अगर हम बात करेंगे बोन्स की, तो बोन्स क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है। बोन्स में क्या है, बोन्स के सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अगर ईसीएम इतना ज्यादा हार्ड होगा और वो अलाउ नहीं करेगा सेल्स को डिवाइड करने के लिए, तो क्या होगा, सेल्स की जब डेथ हो जाएगी तो नया सेल कैसे बनेगा? इसका मतलब सेल के पास एबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या कर सके, ईसीएम को अपने हिसाब से जो है वो मॉड्यूलेट कर सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके, उसमें चेंजेस कर सके, ताकि वो क्या कर सके, उसमें डिवाइड कर सके, ट्रैवल कर सके। सो सेल्स कैन पास बेसल लैमेला, इवन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में हमने ये भी कहा था कि कैसे डायबिटिस जो है वो होता है, तो बेसल लैमेला को कैसे चेंज करना है वहां पे। जो सेल्स हमने आपको माइग्रेशन दिखाई थी, कैसे वो पहले एक प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, फिर इंटीग्रीन के साथ इंटरेक्ट करके कैसे चल रहा था। अब ये सब करेगा कौन, ये जो भी तोड़ने जोड़ने वाला काम है, इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस है। मैंने आपको जब शुरू में इंट्रोडक्शन में कंपोनेंट्स बताए थे, तो हमने ये कहा था कि मैट्रिक्स वहां पे कुछ और कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है, और वो जो कुछ और कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, हमारे पास मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस हैं, जिनको काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, और सीरीन प्रोटीएसेस है। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन में भी इनका रोल, जब कॉर्टिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस, सीरीन प्रोटीएसेस का नाम जो है वो वहां पे भी आता है। देन लास्ट, मैट्रिक्स प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं, दे आल्सो रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ सिक्रेटेड प्रोटीन्स। तो मैं इस सबको एज ईसीएम लेके चलता हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसमें एबिलिटी है रेगुलेट करने की सिक्रेटेड प्रोटीन्स को। तो ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, या कनेक्टिव टिश्यू के केस हम ये कहेंगे कि दूर दूर है। अगर यहाँ से ये कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दे रहा है, कोई हार्मोन दे रहा है या मेटाबोलाइट दे रहा है, और अगर ईसीएम उसको पास नहीं करेगा, तो क्या होगा, सिग्नलिंग जो है वो रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ईसीएम क्या कर लेता है, उसको अलाउ कर लेता है। हमने शुरू में भी देखा कि हॉर्मोन्स और मेटाबोलाइट्स और उसका क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, सेल मूवमेंट भी हो जाता है, डिवीजन भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ईसीएम जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, फ्रेमवर्क बनता है। और जहाँ पे जिस सेल के अकॉर्डिंगली जैसा रिक्वायरमेंट है, कार्टिलेज टीथ में हार्ड है, कॉर्निया के केस में ट्रांसपेरेंट भी बन जाता है। और अपना अपना रोल जो है वो प्रोटीन की कॉम्पोजिशन की बेसिस पे, अपने कंपोनेंट की बेसिस पे जो है वो अलग अलग हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा ईसीएम जो है वो खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम देखेंगे कैसे सेल जो है वो इस ईसीएम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, और फिर हमारा ये सारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सेल जंक्शंस वाला, ये तीनों पार्ट्स जो है वो इसके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, या आप में से कोई भी चाहता है कि आप अगला नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। तो चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।